बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का। पिछले चैप्टर में हमने कॉस्ट सिस्टम्स पढ़े थे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्या होती है, फिर डायरेक्ट कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वो सारे सिस्टम्स हमने डिस्कस किए। फिर हमने कॉस्ट एकमुलेशन सिस्टम डिस्कस किया था कि कॉस्ट हम जब एकमुलेट करते हैं, कॉस्ट आइटम्स जो है उनको एकमुलेट कर रहे होते हैं, तो उसके क्या तरीके हैं। तो हमने वहाँ पे ब्रीफली डिस्कस किया था कि एक मेथड हमारे पास जो है एकमुलेशन का, वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है, और दूसरा जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग है। अब हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को डिटेल में देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसमें क्या नई चीज़ें हमारे लिए हैं, ताकि वो हम सीख लें। कुछ चीज़ें आपकी रिपीट हो रही होंगी, कुछ एंट्रीज़ रिपीट हो रही होंगी, बाकी जो है वो आपको कुछ नई चीज़ें मिल जाएँगी। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हमारे पास कब हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट आर अक्यूमुलेटेड फॉर ईच जॉब। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हमारा जो जॉब का जो ऑब्जेक्ट है, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट, वो क्या चीज़ है? एक जॉब जो है वो हमारे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में। तो उसके लिए हम इस कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं। जॉब इज़ द आउटपुट। अब जॉब क्या चीज़ है? इज़ द आउटपुट आइडेंटिफाइड टू फुलफिल अ सर्टेन, किसी कस्टमर का ऑर्डर है, उसको फुलफिल करने के लिए जो हम आउटपुट हम देते हैं, उसको हम एक जॉब कह रहे हैं, एक ऑर्डर है। जॉब्स मस्ट बी सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। जो जॉब्स, एक ऐसी चीज़ को हम एक जॉब कहेंगे जिसको हम दूसरे जॉब से सेपरेटली आइडेंटिफाई, मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि दिस इज़ जॉब नंबर 1, दिस इज़ जॉब नंबर 2, दिस इज़ जॉब नंबर 3। अगर सब कस्टमर्स का ऑर्डर या जॉब्स जो हैं वो एक जैसी हैं, तो फिर हम उसको अलग-अलग जॉब्स में आइडेंटिफाई करना फिर मुश्किल होगा, और वहाँ पे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग यूज़ करना मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ ये जो सिस्टम है, ये वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे जो जॉब्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। एक कस्टमर का ऑर्डर दूसरे कस्टमर से डिफरेंट है, और इसकी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी। जैसे कि कोई घर का ऑर्डर है आपके पास, घर आप बना रहे हैं, तो एक घर 10 मरले के घर आप 2 बना रहे हैं, तो एक घर दूसरे से डिफरेंट है। अगर डिफरेंट नहीं है तो फिर आप जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग यूज़ ना करें, अगर आप एक जैसी चीज़ें बना रहे हैं। देयर मस्ट बी इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस इन यूनिट कॉस्ट फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। एक जॉब से दूसरी जॉब के दरमियान में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए यूनिट कॉस्ट में, तब हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग यूज़ करेंगे। ऑर्डर्स आर इजीली डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस। जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, उससे भी हम उसको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, एंड बाय द यूनिट कॉस्ट। उनकी यूनिट कॉस्ट भी एक दूसरे से डिफरेंट होगी, तब हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद इसकी कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन आ रही है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की, कि डिटेल्स अबाउट अ जॉब आर रिकॉर्डेड ऑन अ जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट। अब एक जॉब है, उसके लिए हम जो कॉस्ट एकमुलेट करेंगे या उसकी डिटेल्स हम लेंगे, उसके लिए हम एक जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बनाएंगे। वो अभी हम थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट क्या होता है। हर एक जॉब के लिए हम एक जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बनाएंगे, ताकि उस खास जॉब की कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकें। अगर कोई बिडिंग करना चाहते हैं या उस कस्टमर को हम इनवॉइस देना चाह रहे हैं, तो उसी जॉब के लिए अलग कॉस्ट शीट, उसके लिए फिर पर यूनिट कॉस्ट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ें जाएंगी टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक जॉब, और उस जॉब के लिए हम अलग कॉस्ट शीट बनाएंगे। कॉस्ट शीट पे भी ऑन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक, ये पेपर पे भी हो सकता है, आप कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं। ईच कॉस्ट शीट कलेक्ट्स डिटेल्स ऑफ वन स्पेसिफिक जॉब। हर एक कॉस्ट शीट पे हम एक जॉब की डिटेल्स कलेक्ट करते हैं, उसी जॉब के लिए कमुलेशन हो रही होती है। द कंटेंट्स और अरेंजमेंट द कंटेंट्स और अरेंजमेंट ऑफ कॉस्ट शीट डिफर फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर। अच्छा, ये चीज़ मैंने स्टार्ट में भी आपको समझाया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग में जो अरेंजमेंट्स हैं, मतलब जो फॉर्मेट्स हैं, वो हम चेंज कर सकते हैं। मतलब एक बिजनेस का कोई और फॉर्मेट हो सकता है, दूसरे का कोई और फॉर्मेट हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आप उसी फॉर्मेट को फॉलो करें। आप अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास, मैं आपको कॉस्ट शीट दिखा देता हूँ कि कॉस्ट शीट क्या चीज़ है। कॉस्ट शीट, ये एक फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का। आपके पास हो सकता है आप किसी और बुक को देखेंगे तो कोई और फॉर्मेट होगा, तीसरे को देखेंगे तो कोई और होगा। जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट है या जॉब कॉस्ट शीट है,
शुरू में हमारे पास क्या है यहाँ पे जॉब नंबर है। जॉब का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, हर एक कंपनी का डिफरेंट होता है। 304 है इनका। कब इस जॉब पे काम शुरू हुआ? 2 नवंबर को। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 1500। डिस्क्रिप्शन उसकी क्या है? ट्राउजर्स हैं। डेट कब कंप्लीट हुआ? 25 नवंबर को। आप और भी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की एंट्रीज आ रही हैं। अब क्या है कि आप जब भी आपको स्टोर रूम से कोई मटेरियल या कोई चीज़ चाहिए होता है, उसके लिए आप एक रिक्विजिशन जो है वो देते हैं। तो 5 नवंबर को इस जॉब के लिए मटेरियल इशू हुआ। 2500 यूनिट्स जो हैं वो इशू हुए, जो भी चीज़ है वो यूनिट्स इशू हुए इसके लिए, और 1 यूनिट की प्राइस इतनी है, तो टोटल मटेरियल इशू हुआ 5 नवंबर को 1,25,000 का, 125,000 का। फिर 13 नवंबर को मज़ीद कुछ मटेरियल इशू हुआ, उसकी यूनिट प्राइस भी 50 है, तो उसकी टोटल कॉस्ट जो बन रही है 40,000। अब इस जॉब के लिए जो मटेरियल इशू हुआ है स्टोर रूम से, उसकी टोटल वैल्यू जो है वो 165,000 है। अब ज़रा आप थोड़ी देर में रिक्विजिशन देख लें कि रिक्विजिशन क्या चीज़ है। रिक्विजिशन हमारे पास ये है, मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म। ये डिफरेंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी फॉर्मेट को ही फॉलो करें। इसमें क्या होता है, डेट है, जॉब नंबर, किस जॉब नंबर के लिए, किस जॉब के लिए ये मटेरियल इशू हो रहा है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि उसको ट्रेस करना आसान रहे। अब यहाँ पे जॉब नंबर कौन सा है? जॉब नंबर जो हमारे पास है दैट इज़ 304। तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये जो मटेरियल इशू हुआ है दिस इज़ फॉर जॉब नंबर 304। किस डेट को इशू हुआ है? 5 नवंबर है या जो भी है। ऑथोराइज्ड बाय, रिसीव्ड बाय, किसने रिसीव किया है? स्टोर रूम का जो इंचार्ज है उसकी ऑथराइजेशन होगी। डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में इशू हुआ है? इशूड बाय, इंस्पेक्टेड बाय। अब इस रिक्विजिशन का नंबर ये है, दिस इज रिक्विजिशन नंबर। आइटम क्या है, पार्ट नंबर क्या है, हर एक कंपनी की फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद लेबर की बारी आ जाती है। लेबर कॉस्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। 12 नवंबर को यहाँ पे जो एंट्रीज आएंगी वो टाइम कार्ड से आएंगी, और टाइम कार्ड क्या है? ये चीज़ है, ये टाइम कार्ड है एक एम्प्लॉय का। अब ये एम्प्लॉय है, उसका नाम क्या है? जीएमसी निक, वैसी एक एग्जांपल है। एम्प्लॉय नंबर उसका ये है। जी, उसने किस जॉब पे काम किया है? 4401 पे। यहाँ पे अगर इस केस में हम करेंगे तो हम लिख लेंगे कि दिस इज जॉब नंबर 304 पे इसने काम किया है। इसको पे कब मिलती है? 13 जुलाई को पे मिलती है। अच्छा, 10 जुलाई को इसने 8 बजे काम शुरू किया, 12 बजे क्लोज किया, टोटल आवर्स 4 घंटे काम किया। आर्ली रेट 25 है, टोटल कॉस्ट 100 बनी। फिर इसके बाद 1 बजे फिर से काम शुरू किया, 5 बजे स्टॉप किया। इसी तरह आप मुख्तलिफ वो कर सकते हैं, टाइम टिकट्स बना सकते हैं, और उन टाइम टिकट्स का डाटा जो है फिर हम यहाँ पे, या टाइम कार्ड्स हैं या टाइम टिकट्स हैं, उनका डाटा हम यहाँ पे पुट करेंगे और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। किस दिन कितने घंटे इस जॉब पे काम हुआ, तो 45,000 लेबर कॉस्ट है जॉब नंबर 304 के ऊपर। फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं। यहाँ पे याद रखिए कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स नॉर्मली, हम जब पहले हमने बात की थी तो सारी चीज़ें हम एक्चुअल ले रहे थे, लेकिन हमने एक जॉब सिस्टम पढ़ा था, कॉस्टिंग सिस्टम पढ़ा था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो नॉर्मली जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, उसको किसी ख़ास जॉब के साथ या किसी ख़ास यूनिट के साथ एसोसिएट करना, क्योंकि वो इतनी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं कि उनको एसोसिएट करना और उनकी कॉस्ट को, कि इसमें इतनी कॉस्ट गई होगी, बहुत ही तकरीबन नामुमकिन चीज़ है। तो हम इसके लिए ओवरहेड्स के लिए स्टैंडर्ड रेट्स यूज़ करते हैं। जैसे ये है एप्लीकेशन रेट या ओवरहेड रेट हम इसको कहते हैं। कितने घंटे इसमें काम हुआ, कोई हम बेस ले लेते हैं, आगे हम इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये कैलकुलेट करेंगे। जो ओवरहेड कॉस्ट है वो आ रही है हमारे पास 22,500 की। फिर हमारे पास इसकी समरी हमने बना ली, डायरेक्ट मटेरियल इतना है, डायरेक्ट लेबर इतना है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इतने हैं, टोटल कॉस्ट इतनी आ गई, यूनिट्स के साथ डिवाइड कर लें तो पर यूनिट कॉस्ट इतनी है। इसमें आप मज़ीद डिटेल भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप ले लें। फिर इसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मेट से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डायरेक्ट मटेरियल ऊपर है, डायरेक्ट लेबर नीचे है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड उसके नीचे है, समरी उसके नीचे है। आप इस फॉर्मेट को फॉलो कर लें। जॉब नंबर, आइटम, कस्टमर कौन है हमारा, क्वांटिटी कितनी है, रिक्वेस्ट डेट क्या है, कंप्लीशन डेट क्या है।
अब आप यूँ करें, डायरेक्ट मटेरियल साइड बाय साइड आप लिख लें एक पैरेलल लाइन में। जनवरी 15 को मटेरियल इश्यू हुआ, लेबर ने काम नहीं किया, ओवरहेड भी कोई इश्यू नहीं हुआ। जनवरी 15 को लेबर भी है, ओवरहेड भी है। इस तरह आप टोटल कितना आ रहा है, मटेरियल कॉस्ट इतनी है, लेबर कॉस्ट इतनी है, ओवरहेड कॉस्ट इतनी है, तो टोटल कॉस्ट इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया कॉस्ट पर यूनिट। आप ये फॉर्मेट फॉलो कर लें। अगर आपको ये वाला फॉर्मेट जो है, जो पहले हमने डिस्कस किया, अगर ये मुश्किल है तो आप ये वाला फॉलो कर लें, या कोई और आपके पास मुख्तलिफ फॉर्मेट्स आ सकते हैं। बस आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं एक ख़ास जॉब के लिए, कंपनी के लिए नहीं कर रहे हैं। ये रिक्विजिशन फॉर्म है, ये टाइम टिकट है। अच्छा, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की जो एंट्रीज़ हैं, जॉब ऑर्डर सॉरी, ये स्लाइड चेंज हो गया। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग अकाउंटिंग एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास वही हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। कौन सी एंट्रीज हमारे पास आएंगी? मटेरियल परचेज्ड, ये वहाँ पे भी थी। फैक्ट्री लेबर कॉस्ट इनकर्ड, ये वहाँ पे भी थी। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड, लेबर कॉस्ट इनकर्ड, देन ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड, ये दोनों एंट्रीज वहाँ पे भी थी। मटेरियल यूज्ड या मटेरियल इशूड, ये वहाँ पे भी था। फैक्ट्री लेबर कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये वहाँ पे भी हमने पढ़ा। एस्टिमेटेड एफओएच अप्लाइड, अब ये चीज़ यहाँ पे नया है, नया कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वहाँ पे जो हमने एफओएच लिया था वो एक्चुअल लिया था या हिस्टोरिकल लिया था। यहाँ पे हम एस्टिमेटेड एफओएच लेंगे और अप्लाइड लेंगे। हम स्टैंडर्ड एफओएच लेंगे, ये अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे एस्टिमेटेड एफओएच हम कैलकुलेट करेंगे। फिर जॉब्स कंप्लीट हो गई, वर्क इन प्रोसेस से चीज़ चली गई फिनिश गुड्स की तरफ, फिर फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तरफ ले गए। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। अब वही चीज़ें जो है वो कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कुछ शायद नहीं हो। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स, मटेरियल परचेज्ड में क्या होता है, एज मटेरियल आर रिसीव्ड, मटेरियल डेबिट हो जाता है और उसके अगेंस्ट कैश या अकाउंट पेबल जो है वो डेबिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, XYZ company received a shipment of 25,000 of purchase materials on January 5th. उनको एक शिपमेंट रिसीव हुई, ऑन अकाउंट है तो मटेरियल डेबिट हो गया, अकाउंट पेबल क्रेडिट हो गया, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ईच परचेज क्वांटिटी एंड यूनिट कॉस्ट इज इंटर्ड ऑन मटेरियल रिकॉर्ड कार्ड्स, इन सारी चीज़ों को, मटेरियल के बारे में जो डाटा है उसको हम मटेरियल रिकॉर्ड कार्ड पे एंटर करते हैं। जैसे ये एक मटेरियल रिकॉर्ड कार्ड है, हर एक मटेरियल के बारे में यहाँ पे डिटेल आप लिखते हैं, कितना बैलेंस है आपके पास, कितना इशू हो गया है, कितना रहता है, कितना हमें मिला था, रिसीट्स हैं, इशू है, बैलेंस है, और फिर उसका ऑडिट भी हो गया अगर ऑडिटर आता है और वो ऑडिट करता है। अच्छा, फिर हमारे पास ये एक एंट्री आ गई, अगर आपने मटेरियल इशू करना है तो इसमें से जो डायरेक्ट मटेरियल है वो वर्क इन प्रोसेस में चला जाएगा और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो चला जाएगा एफओएच में। फिर ये हमने देख लिया। अच्छा, ये है वो सारी चीज़ें, ये कहानी यहाँ पे हम इसको समराइज कर लेते हैं मटेरियल की। मटेरियल हमारे पास क्या है, मटेरियल हमने परचेज किया ऑन अकाउंट, तो क्या हुआ कि मटेरियल डेबिट हो गया, अकाउंट पेबल, वही एरोज हैं जो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़े थे। अकाउंट पेबल क्रेडिट हो गया। अब हमारे पास 1 लाख का मटेरियल पहले से पड़ा हुआ था, मजीद हमारे पास 25,000 का मटेरियल आ गया, तो 125,000 का टोटल मटेरियल हमारे पास मौजूद है। उसमें से जो डायरेक्ट मटेरियल है वो 31,000 इशू हो गया, रिक्विजिशन आई, इशू हो गया, तो वो चला गया वर्क इन प्रोसेस में, वही सारी चीज़ें हैं। और इनडायरेक्ट मटेरियल 6,000 का है, तो वो इशू हो गया टुवर्ड्स एफओएच चला गया, थ्रू एफओएच वो जाएगा वर्क इन प्रोसेस में। अब ये जो 31,000 का मटेरियल है, यहाँ पे हमने वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर दिया और मटेरियल को क्रेडिट कर दिया। लेकिन आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, एंट्री के अंदर नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो 31,000 का मटेरियल है, इसमें से किस जॉब में कितना मटेरियल इशू हुआ है। ये आपको रिक्विजिशन फॉर्म से, यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमारे पास मटेरियल रिक्विजिशंस हैं, उसको हम सॉर्ट करेंगे बाय जॉब नंबर और उसको हम जॉब कॉस्ट शीट में एंटर करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 31,000 का मटेरियल है, इसमें कितना मटेरियल किस जॉब में, वहाँ पे जितने जॉब्स पे काम हो रहा होगा, आपको क्लियर होना चाहिए कि किस जॉब में कितना मटेरियल आपने इशू किया है। पहले ऐसे नहीं होता था, बस वर्क इन प्रोसेस को डेबिट किया, मटेरियल को क्रेडिट किया, फिर वर्क इन प्रोसेस को हम लेके जाते थे फिनिश गुड्स में। अब यहाँ पे आपने क्लियर करना है, इस डेटा को हम लेके जाएंगे टुवर्ड्स जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट और वहाँ पे हम मटेरियल की एंट्री
पुट करेंगे, मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। इस तरह ये अलग जॉब है, इसके लिए एक कॉस्ट शीट बनाएँगे, एक अलग जॉब है, इसके लिए हम कॉस्ट शीट बनाएँगे, तो वहाँ पे हम ये डाटा अलग-अलग कॉस्ट शीट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट में, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हमारे पास ये चीज़ नई आ जाती है, जो कि नॉर्मल कॉस्टिंग में नहीं थी अभी तक। इसके बाद हमारे पास अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स में बी एंट्री आती है कि मटेरियल इशू हुआ, मटेरियल हमने इशू कर दिया या यूज़ हुआ। डायरेक्ट मटेरियल इज़ इशूड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन के बेस पे हम इसको इशू करते हैं। अ कॉपी ऑफ ईच रिक्विजिशन इज़ सेंट टू द स्टोर कीपर के पास एक कॉपी मौजूद होती है, ताकि कल वो बता सके कि किस जॉब में कितना मटेरियल इशू हुआ है। ईच आइटम क्वांटिटी एंड कॉस्ट आर एंटर्ड ऑन द रिक्विजिशन एंड पोस्टेड टू द मटेरियल रिकॉर्ड कार्ड्स। ये मैंने आपको समझा दिया कि मटेरियल रिकॉर्ड कार्ड्स क्या होते हैं, रिक्विजिशंस क्या होते हैं। ऑल रिक्विजिशंस आर सॉर्टेड बाय जॉब नंबर। उसको हम देखेंगे, जो रिक्विजिशन परफॉर्मा है उसमें हम देखेंगे कि किस जॉब में, उसको सॉर्टिंग करेंगे हम उसकी जॉब नंबर से, और हम बताएंगे कि किस जॉब में कितना मटेरियल गया है। वर्क यहाँ पे जो एंट्री आएगी वो आएगी वर्क इन प्रोसेस टू मटेरियल की 31,000, मटेरियल 31,000। बाकी जो 6,000 है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, वो एफओएच में जाएगा, लेकिन उस वो हम बाद में समझेंगे जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ रहे होंगे फॉर एफओएच, वो मैं आपको बाद में समझाऊँगा। फिर लेबर की जो अकाउंटिंग है एग्ज़ैक्टली उसी तरह है जैसे पहले हम करते थे। हम पहले एक क्रेडिट एंट्री लेते हैं, एक लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, फिर उसकी पेमेंट करते हैं और लेबर की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या आएगा कि जो लेबर की डिस्ट्रीब्यूशन जो वर्क इन प्रोसेस में जा रही है, उसको हम जॉब वाइज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टू आइडेंटिफाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ईच वर्कर प्रिपेयर्स लेबर टाइम टिकट्स। ये भी मैंने आपको समझा दिया कि लेबर टाइम टिकट्स क्या होते हैं। टाइम टिकट शोज़ द टाइम वर्क्ड ऑन ईच जॉब, कि किस जॉब पे इसने कितना काम किया है। टू एंट्रीज फॉर पेरोल इन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। क्या क्या एंट्रीज हैं? फैक्ट्री लेबर कॉस्ट इनकर्ड, मतलब कि पेरोल टू एक्रूड पेरोल। फैक्ट्री लेबर कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना डायरेक्ट है तो वो वर्क इन प्रोसेस में चला जाएगा, जो इनडायरेक्ट है वो चला जाएगा टुवर्ड्स एफओएच। ये उसकी एंट्रीज आ रही हैं, आप ये देख लें। पहली एंट्री हमारे पास आ रही है पेरोल टू एक्रूड पेरोल की। अब आगे क्या हो रहा है कि उस पेरोल की हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये वही एंट्रीज हैं जो चैप्टर नंबर 4 में थी। जो इनडायरेक्ट लेबर है उसको हम लेके जा रहे हैं ओवरहेड में। 4,000 का लेबर आ गया, 6,000 का हमारे पास मटेरियल था, ओवरहेड हमारे पास अभी तक 10,000 का एकमुलेट हो चुका है, और 27,000 जो है वो डायरेक्ट लेबर है, जो कि जा रहा है वर्क इन प्रोसेस में। लेकिन उसको हम स्पेसिफाई करेंगे कि किस जॉब में कितना यूज़ होगा, और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है दैट इज़ टाइम टिकट्स सॉर्टेड बाय जॉब नंबर एंड एंटर्ड इनटू जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट। हम इसको क्लियर करेंगे कि किसी जॉब में कितना लेबर है। अब नई रिक्वायरमेंट जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में ये है ताकि जॉब वाइज हम इसकी कॉस्टिंग कर सकें। फिर जब हम लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे इस जॉब के लिए, तो उसमें ये अमाउंट हम लेबर में पुट कर रहे होंगे। इस जॉब के लिए जब बनाएंगे कॉस्ट शीट, तो ये अमाउंट एंटर करेंगे। जब इस जॉब के लिए हम बनाएंगे तो ये वाली अमाउंट हम एंटर करेंगे, ताकि हम हर एक जॉब के लिए अलग अलग टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकें। फिर यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स है। ये यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए नई होंगी, वो समझने की कोशिश करें। ओवरहेड्स में क्या है कि हम पहले जो हमने पढ़ा वहाँ पे हम एक्चुअल ओवरहेड्स को यूज़ करते थे, लेकिन एक्चुअल ओवरहेड्स यूज़ करना जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में तकरीबन इम्पॉसिबल है। तो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ करेंगे, हम अप्लाइड ओवरहेड यूज़ करेंगे, हम जो ओवरहेड यूज़ करेंगे वो एस्टिमेटेड यूज़ करेंगे। ओवरहेड कॉस्ट आर ब्रॉडली accumulated विदाउट डिस्टिंक्शन एज टू अ जॉब। ओवरहेड कॉस्ट है उसको हम एक्युमुलेट करते हैं, ये नहीं कि देखते कि किस जॉब में कितना है, बस ओवरऑल उसको एक्युमुलेट कर रहे होते हैं। एंड देन, और बाद में उसके साथ हम क्या करते हैं, एंड देन द टोटल ओवरहेड, जो टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ जाए उसके साथ हम क्या करेंगे, द टोटल ओवरहेड कॉस्ट आर एलोकेटेड अमंग द जॉब्स। फिर बाद में उसको एलोकेट कर रहे होते हैं कि किस जॉब में कितना है। उस टोटल कॉस्ट को, टोटल ओवरहेड को हम यूज करेंगे इनिशियली। इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम कॉस्टिंग कर सकें हर एक जॉब के लिए। टू अप्रोचेस आर यूज्ड फॉर ओवरहेड्स। नंबर वन, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड में क्या होता है कि जितना है ओवरहेड हमने बियर किया है, जितनी पेमेंट हमने की है ओवरहेड्स की, वो हम जॉब वाइज उसको एकमुलेट करें। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि
फैक्ट्री ओवरहेड्स में अक्सर इतनी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं कि उसको जॉब वाइज़ एक्युमुलेट करना, जॉब वाइज़ उसको डिस्टिंग्विश करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, तकरीबन नामुमकिन होता है। इसलिए हम ज़्यादातर एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स को यूज़ करते हैं। वो आसान है एज़ कम्पेयर टू जो एक्चुअल के, क्योंकि एक्चुअल में इतनी छोटी अमाउंट्स आ रही होती हैं, जैसे कि ₹5 का ग्लू है और उसका हमें नहीं पता कि कितने जॉब्स में वो यूज़ हुआ है, या आपने कोई मटेरियल खरीदा है, कोई सप्लाइज़ हैं, वो आपने खरीदी हैं और वो पूरे साल में यूज़ हो रही हैं, और आपने जॉब जो है वो 3 दिन के जॉब्स हैं या 8 दिन की जॉब्स हैं। अब उस जो पूरा एक 50 किलो हमने खरीदा है, उसको हम कैसे इसकी सॉर्टिंग करेंगे कि किस जॉब में कितना यूज़ हुआ है? तो उसके लिए अच्छा ये है कि हम एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड यूज़ करें, बजाए इसके कि हम एक्चुअल यूज़ करें। एस्टिमेटेड यूज़ करने का तरीकाकार क्या है, वो ज़रा आप देख लें। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं? इन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स, द ओवरहेड्स आर रिकॉर्डेड एज़ दे आर इनकर्ड। जैसे वो इनकर होते हैं एक्चुअली उन पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री इंश्योरेंस जितना है उसी हिसाब से। अब फैक्ट्री इंश्योरेंस हमने दिया है, फ़र्ज़ कर लें ₹50,000। अब कितने जॉब्स पे काम हो रहा है, बड़े जॉब्स को कितना दें, छोटे जॉब्स को कितना दें, चीज़ें क्लियर नहीं होती, आप कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं। डिटर्मिनिंग द एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट टू बी चार्ज इज़ डिफ़िकल्ट, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि नियर टू इम्पॉसिबल। सम ओवरहेड कॉस्ट, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस की, पूरी बोरी ले आते हैं हम। सम ओवरहेड कॉस्ट आर नॉट मेजर्ड अंटिल द ईयर एंड, वो पूरे साल के लिए वो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। सो एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट कैन नॉट बी चार्ज टू जॉब्स इन टाइम। फिर वो साल का इंतज़ार करेंगे आप, मतलब इन टाइम आप उसकी कम्युलेशन या उसको चार्ज नहीं कर सकेंगे। सो एस्टिमेट्स आर यूज्ड। अब एस्टिमेट्स क्या है? Estimated factory overheads. To overcome the difficulties of overhead accounting, चूज़ क्या करते हैं हम? एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा हमें? पहले हमें एक एक्टिविटी चूज़ करनी पड़ेगी, जैसे हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट से फिक्स्ड और वेरिएबल अलग करते थे, उसके लिए एक एक्टिविटी चूज़ करते थे। लेकिन एक्टिविटी हम बहुत एहतियात से चूज़ करेंगे, वो एक्टिविटी चूज़ करेंगे जहाँ पे जो बेस जो ओवरहेड्स हैं वो यूज़ हुए हों और मैक्सिमम यूज़ हुए हों। ऐसा नहीं करेंगे कि एक ऐसी एक्टिविटी हम चूज़ कर लें जिसकी कोई कोई लॉजिक ही नहीं बनता हो, और उस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? ओवरहेड एलोकेशन बेस कहेंगे उसको। और इसकी शर्त क्या होगी? इम्पोर्टेंट शर्त है कि दैट शुड ड्राइव मोस्ट ऑफ द ओवरहेड कॉस्ट, मतलब ओवरहेड कॉस्ट उस एक्टिविटी में यूज़ हुए हों। फिर उसका क्या करना है? उसके लिए हम फिर फार्मूला यूज़ करेंगे, ओवरहेड रेट कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम वेरिएबल रेट कैलकुलेट करते थे चैप्टर नंबर 2 में, अ, सॉरी 3 में। ओवरहेड रेट हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल ओवरहेड, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि टोटल ओवरहेड हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। टोटल ओवरहेड टू टोटल बेस, जो टोटल बेस आपने जो भी सेलेक्ट किया है, टोटल ओवरहेड इन डॉलर जो भी अमाउंट है, उसको हम डिवाइड करेंगे जो भी आपने बेस लिया है उसके साथ, और जो चीज़ आ जाएगी उसको हम कहेंगे ओवरहेड रेट पर बेस यूनिट। मतलब अगर मशीन आर आपने बेस लिया है तो आप कह देंगे कि ओवरहेड रेट पर मशीन आर। अगर आपने प्रोडक्शन ली है तो ओवरहेड रेट पर यूनिट। फिर ओवरहेड चार्ज आप कैलकुलेट करेंगे, ओवरहेड रेट को आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जिस जॉब में जितना बेस यूज़ हुआ है, उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास ओवरहेड चार्ज टू दैट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या स्पेसिफिक जॉब जो है वो आपके पास आ जाएगा। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, एग्ज़ाम्पल ऑफ एस्टिमेटेड एफओएच। इसमें क्या हो रहा है, एक कंपनी है जिसके टोटल ओवरहेड्स हमारे पास 60 हैं, और टोटल मशीन आवर्स जो हमने बेस लिया है वो मशीन आवर्स हैं। नॉर्मली ज़्यादातर मशीन आवर्स लिए जाते हैं, आप प्रोडक्शन यूनिट्स भी ले सकते हैं, आप लेबर आवर्स भी ले सकते हैं, 12 हैं। तो ओवरहेड रेट हम कैलकुलेट करेंगे 60, जो कि टोटल एफओएच है टू टोटल बेस। तो हमारे पास आ गया $5 या ₹5 पर मशीन आवर। एक मशीन आवर का जो ओवरहेड रेट है वो है हमारे पास 5। अब जिस जॉब में जितने मशीन आवर्स यूज़ हुए होंगे, उसी हिसाब से हम एस्टिमेट कर लेंगे एफओएच। अब जॉब नंबर 574 है हमारे पास, उसने मशीन आवर्स यूज़ किए हैं 7, तो उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? ओवरहेड चार्ज टू जॉब नंबर 574, 5 रेट है 1 घंटे का, और इसने 7 घंटे यूज़ किए हैं तो 35 आ जाएगा। हमारे पास एक जॉब है 575, उसने फ़र्ज़ कर लें
घंटे यूज़ किए हैं 10, तो उसका ओवरहेड कितना आ जाएगा एस्टिमेटेड, मल्टीप्लाई बाय 5, उसका आ जाएगा 50। इसी तरह जिस जॉब ने जितना यूज़ किया है, आप उसी हिसाब से फिर यूज़ कर लें। अब एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाए। एस्टिमेटेड एफओएच। अब टोटल ओवरहेड्स जो हैं वो हमारे पास, जो आपकी बुक में एक एग्जांपल है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो अभी तक हमारे पास टी अकाउंट्स में वो एग्जांपल आ रही थी, वो वाली एग्जांपल है। टोटल ओवरहेड्स हैं हमारे पास 3 लाख के, मशीन आवर्स हैं 7500, ओवरहेड रेट है हमारे पास 300,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7500 से, तो हमारे पास आ गया 40 पर मशीन आवर। अब हमारे पास 3 जॉब्स हैं, जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2 एंड जॉब नंबर 3। अब जॉब नंबर 1 जिसका नाम है 5574, उसने घंटे यूज़ किए हैं 29.4 और रेट है 40, तो उसकी जो टोटल ओवरहेड उसके पास आ रहा है वो है 1176। फिर जॉब नंबर 5575 ने, वो ये वही जॉब्स हैं जहां पे हमने मटेरियल और लेबर इशू किया था, उसने 250.6 घंटे यूज़ किए हैं, तो उसके टोटल ओवरहेड्स आ रहे हैं 10,024। फिर जॉब नंबर 5576 जो है उसने 50 घंटे यूज़ किए हैं, तो उसकी टोटल ओवरहेड आ रहे हैं एस्टिमेटेड 2000। अब हमारे पास ये एस्टिमेटेड ओवरहेड्स हैं टू दीज जॉब्स। अब क्या होता है कि एफओएच की जब हम अकाउंटिंग करेंगे, तो इन तीनों चीज़ों को अगर आप आपस में ऐड कर लें, 1176, 1024 और 2000 को अगर आप ऐड कर लें, तो आपके पास अमाउंट बन जाती है 1320 की, 13,200 की अमाउंट बन जाती है आपके पास। अच्छा, हमारे पास जो टोटल ओवरहेड, जो एस्टिमेटेड ओवरहेड्स हैं, जो एस्टिमेटेड ओवरहेड्स हैं हमारे पास, वो आ रहे हैं 13,200 के टोटल आ रहे हैं, और जिसको हम अप्लाइड एफओएच कह रहे हैं। तो जो एस्टिमेटेड ओवरहेड्स हैं वो जाएंगे वर्क इन प्रोसेस में, एक्चुअल ओवरहेड्स नहीं जाएंगे। अब वर्क इन प्रोसेस हमारे पास डेबिट हो गया बाय 13,200 और अप्लाइड एफओएच क्रेडिट हो गया बाय 13,200। अप्लाइड एफओएच इज यूजुअली क्लोज टू एफओएच कंट्रोल एट द ईयर एंड या मंथ एंड। क्लोजिंग एंट्री क्या आएगी उसकी, अप्लाइड एफओएच टू एफओएच कंट्रोल अकाउंट। अब ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। अगर एक्चुअल एफओएच ज़्यादा है अप्लाइड से, तो हम कहेंगे कि दिस इज अंडर अप्लाइड। अगर एक्चुअल कम है, अप्लाइड ज़्यादा है, तो हम कहते हैं दिस इज ओवर अप्लाइड। अब ये कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा देता हूँ, अपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्लियर हो जाएगा ये। अच्छा, क्या होगा कि फर्ज कर ले, ये हमारे पास इस चीज़ को देखेंगे, आपको अब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मटेरियल में जो इनडायरेक्ट मटेरियल था वो था हमारे पास 6000 का, 4000 इनडायरेक्ट लेबर है। इसके अलावा एकमुलेटेड डिप्रिसिएशन फर्ज कर लें हमारे पास 4929 है। फिर हमारे पास इंश्योरेंस है 516 का। ये सारी चीज़ें आ रही हैं टूवर्ड्स एफओएच, ये एक्चुअल हैं, ये याद रखें, ये सारी चीज़ें एक्चुअल हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं टूवर्ड्स एफओएच। जब ये सारी चीज़ें एफओएच में आ गई, तो क्या हुआ कि टोटल एफओएच हमारे पास जो एक्चुअल है वो बन गया 15,445 का। लेकिन जो अप्लाइड एफओएच है वो हमारे पास बन गया 13,200 का। जब हमारे पास 13,200 का एफओएच बन गया और एक्चुअल 15,445 का है, तो इन दोनों में तो डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 2,245 का डिफरेंस है। अब इसको कैसे, इस डिफरेंस को कैसे कवर किया जाएगा, ये थोड़ी देर बाद में मैं आपको समझा देता हूँ। पहले ज़रा आप देख लें कि अप्लाइड एफओएच में हमने एक्चुअल एफओएच को हमने अप्लाइड एफओएच में क्लोज कर दिया, अप्लाइड एफओएच को डेबिट कर दिया और एफओएच कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 13,200 से, लेकिन उसमें तो बैलेंस रह गया, उस बैलेंस को बाद में हम सेटल करेंगे। और अब अप्लाइड एफओएच को हम लेके जाएंगे टुवर्ड्स वर्क इन प्रोसेस। ये वाला बैलेंस जो है ये इधर ही रह जाएगा अगर ये ज़्यादा है। अगर कम है तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। मतलब अगर ओवर अप्लाइड है, यहाँ पे जो है हमारा एफओएच जो है अंडर अप्लाइड है, क्योंकि अप्लाइड एफओएच ओवर एक्चुअल एफओएच से कम है। अब क्या हुआ कि जो 13,200 है उसमें से ये एफओएच जो है किस जॉब में कितना गया है ये हमने कैलकुलेट कर लिया।
10,024 यहाँ पे है, 1176 यहाँ पे है और 2000 जॉब नंबर 5576 में है। ये हमने इस तरह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। लेकिन ये जो बैलेंस रह गया, इसके साथ क्या होगा कि इसको हम लेके जाएँगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इस अमाउंट को, चूँकि ये कम जा रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो इस अमाउंट को हम एडजस्टमेंट फॉर अंडर अप्लाइड एफओएच के का हेड दे देंगे और यहाँ वहाँ पे हम बाद में इसको ऐड कर लेंगे, ताकि ये वहाँ पे सेटल हो जाए। इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में एक एडजस्टमेंट के ज़रिए से हम वहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो जो कमी यहाँ पे आई थी 2245 की, वो वहाँ पे पूरी हो जाएगी। फिर क्या होगा कि अच्छा, ये सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट हो रही हैं। फिर क्या होगा, ये वो सारा फ्लो है, रिकॉर्डिंग द फ्लो ऑफ कॉस्ट इन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल को हम जॉब वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरह इनडायरेक्ट मटेरियल एफओएच में जाएगा, उसकी भी फिर बाद में हम उसको लेके जाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में उसकी एडजस्टमेंट करेंगे और जॉब वाइज उसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर ली। इसी तरह ये भी आपको नज़र आ रहा है कि हर एक जॉब के लिए हम एक जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बनाएंगे। अब एक जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट जो है ये बन गया 5574 के लिए। इसमें वो सारी चीज़ें जो अभी तक हमने डिस्कस की, उसमें मटेरियल जो है वो 2510 का आ रहा था, वो रिकॉर्ड हो गया। लेबर जो है वो 1568 का आ रहा था, जो एरोज़ में आपने देखा। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं वो अप्लाई हुए हमारे पास, वो यहाँ पे आ गए 1568 के, लेबर आ गया और 1176 का हमारे पास अप्लाइड एफओएच आ गया। तो टोटल कॉस्ट इसकी बन गई आपके पास यहाँ पे 5254 की। फिर सेलिंग प्राइसेस की सेट की हमने, एक मार्जिन रख लिया 7860 का, और उसमें से हमने टोटल कॉस्ट जितनी भी हैं वो माइनस कर ली, तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया उसका 1410 का हमारे पास प्रॉफिट बन गया। ये सारी कैलकुलेशन हमने एक जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट के ऊपर कर ली, एक स्पेसिफिक जॉब के लिए, जिसका नंबर है हमारे पास, जॉब नंबर है 5574 के लिए। ये सारा डाटा हमने एकम्युलेट कर लिया। इसी तरह 5575 के लिए हम एक और कॉस्ट शीट बनाएंगे, इसी तरह का। फिर 5576 से हम एक और कॉस्ट शीट बनाएंगे उसके लिए, इस डाटा से जो हमारे पास आ रहा है। 5574 में ये गया था, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरह लेबर